दोस्तों, मेटाडोर की कहानी दो दोस्तों की कहानी है। ऐसे दोस्त जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग सोच के लोग थे। एक था बिजनेसमैन डैनी राइट और दूसरा एक मर्डरर जूलियन नोबल। कहानी की शुरुआत जूलियन से होती है। सुबह का समय है और उसके साथ एक खूबसूरत लड़की सोई हुई है। जूलियन उसके बैग से नेल पॉलिश निकालता है और लगाता है। इसके बाद हम जूलियन को एक पार्क में बैठे हुए देखते हैं, पेपर पढ़ते हुए। एक छोटा सा बच्चा उसके पास आता है। पार्क के किनारे एक ब्लैक रंग की कार खड़ी थी। वो बच्चा पूछता है कि क्या ये कार आपकी है। वो कहता है कि क्या तुम अपना काम कर सकते हो। वो उस बच्चे को कहता है कि क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें नहीं समझाया कि किसी अजनबी से बात करना मना है। बच्चा कहता है कि मेरी माँ वही है, तुम उसे अच्छे लगते हो और वो तुमसे बात करना चाहती है। पर जूलियन उसे डांट कर भगा देता है। बच्चा जिस कार के बारे में बात कर रहा था, जूलियन भी उसी कार को देख रहा था। उसके बाद वो वहां से जाने लगता है। तभी एक आदमी उस कार में आकर बैठता है और कार में भयंकर ब्लास्ट हो जाता है। जूलियन तो वहां से चला जाता है। वो बच्चा उसे देख रहा था। इसके बाद हम डैनी को देखते हैं, जो अपनी वाइफ के साथ सोया हुआ है। मौसम खराब है पर उसे जल्दी मैक्सिको जाना है। आधी रात में उठता है, वो रेडी होता है, खाना खाता है और तभी उसकी वाइफ भी उठ जाती है। जाने से पहले दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, पर मौसम इतना खराब था कि एक पेड़ टूटकर उसके घर में गिर जाता है। पर इसके बावजूद डैनी अपने घर से एयरपोर्ट आता है क्योंकि ये मीटिंग बहुत ज़रूरी थी। आकर वो अपने पार्टनर से मिलता है। उसी एयरपोर्ट पर जूलियन भी था, जो मैक्सिको जा रहा था। पर वो दोनों अभी एक दूसरे से अजनबी थे। जूलियन मैक्सिको पहुंचकर एक बार में जाता है, जहां कोई था जो जूलियन का पीछा कर रहा था, जिसने सफेद रंग के कपड़े पहन रखे थे। उसके पास एक बैग था। वो बार में जाता है और अपने उस बैग को जूलियन के बगल में रखकर चला आता है। उसके बाद जूलियन उस बैग को लेके अपने होटल के रूम में चला जाता है, जिसमें एक लड़की की फोटो रखी हुई थी और एक स्नाइपर बंदूक थी। अगले दिन उससे एक बुढ़ा आदमी मिलने आता है। वो कहता है कि तुम ये काम जल्दी खत्म करना पड़ेगा, कल ही। जूलियन कहता है कि वो कोई जादूगर नहीं है, पर वो कहता है कि काम तो तुम्हें कल ही करना होगा। उसके जाने के बाद जूलियन अपने काम पर लग जाता है और मौका देखकर स्नाइपर से उस लड़की को मार देता है। इधर डैनी भी खुश था। वो और उसका पार्टनर जिस काम के लिए आए थे वो अच्छा से हो गया था, तो शायद अब उन्हें काम मिलने वाला था। तो वो दोनों सेलिब्रेट करते हैं, एंजॉय करते हैं। आज जूलियन का बर्थडे था और उसने सोचा कि अपने रूम पर ही एंजॉय करते हैं। वो टीवी पर कुछ देख रहा था, पर उसने फिर सोचा कि चलो किसी से बात करते हैं। उसने अपने एक दोस्त को कॉल लगाया, पर उसने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। फिर उसने अपनी डायरी निकाली जिसमें बहुत सारे लोगों के नंबर लिखे हुए थे, पर किसी ने भी जूलियन को पहचानने से इनकार कर दिया। वो थोड़ा उदास हो गया। फिर वो बार में जाता है। सोचा कि चलो कुछ पी लेते हैं, और यहाँ पहली बार उसकी मुलाकात डैनी से होती है। वो भी उसी बार में बैठकर पी रहा था। जूलियन जाकर मार्गरीटा ऑर्डर करता है। डैनी कहता है कि एक अच्छा ड्रिंक है। ये कहता है कि हाँ। डैनी कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। डैनी की इस बात पर जूलियन नाराज हो जाता है। वो कहता है कि तुम्हें क्या मतलब है, क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो। ये कहता है कि नहीं। जूलियन के ऐसा कहने के बाद डैनी वहां से जाने लगता है। तब जूलियन उसे रोकता है। वो कहता है कि देखो, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, बस मैं थोड़ा परेशान हूँ और किसी से बात करना चाहता हूँ। जूलियन उसे मना लेता है। फिर डैनी वहां बैठ जाता है। वो कहता है कि मैं यहाँ जिस काम के लिए आया था वो काम अच्छे से हो गया है। जूलियन पूछता है कि क्या तुम शादीशुदा हो। डैनी कहता है कि हाँ, हाई स्कूल से मेरी गर्लफ्रेंड थी। दोनों इस बात पर हंसते हैं। जूलियन कहता है कि बच्चे हैं। इस पर डैनी थोड़ा चुप हो जाता है। फिर ये कहता है कि शायद मुझे ये सवाल नहीं पूछना चाहिए था। डैनी कहता है कि 3 साल पहले हमने अपना बच्चा खो दिया। उसके स्कूल बस का एक्सीडेंट हो गया था। 14 बच्चे थे उसमें, सिर्फ एक नहीं बचा, हेनरी। इतने में जूलियन कुछ उटपटांग सा बोलने लगता है। डैनी कहता है कि क्या बोल रहे हो। जूलियन कहता है कि मैं बस बात को दूसरी तरफ मोड़ना चाहता हूँ।
पर डैनी कहता है कि नहीं, तुम बहुत र्यूड हो। इतना कह के डैनी वहाँ से चला जाता है। अब आते हैं इसके अगले दिन में, जहाँ डैनी और उसका पार्टनर किसी जगह पर खड़े हैं। उसका पार्टनर मैक्सिको छोड़कर जाने वाला है। डैनी वहाँ अभी रुकने वाला था। तभी जूलियन वहाँ आता है और वो कहता है कि तो रुकना है अभी। डैनी कहता है कि तुम मेरी बातें सुन रहे हो। जूलियन कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मुझे लगता है कि तुम्हारे बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम है। खरीदार अब तुमसे ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं। डैनी कहता है हाँ। जूलियन कहता है कि देखो, कल जो कुछ भी हुआ वो मुझे बुरा लगा। तुम एक अच्छे इंसान हो डैनी। मुझे खुशी है कि तुम यहाँ हो। डैनी कहता है कि फिर भी मैंने तुम्हें अपने मरे हुए बेटे के बारे में बताया और तुमने उसका मजाक उड़ाया। तभी जूलियन भी कहता है कि मैंने भी अपनी पत्नी खोई है 24 की उम्र में। मैं अपनी गाड़ी खुद चला रहा था और पेड़ से मैंने उस गाड़ी को ठोक दिया और तभी से मैं ज़िंदगी ऐसे ही जी रहा हूँ, एक जिंदा लाश की तरह। जूलियन कहता है कि क्या तुमने यहाँ का बुल फाइट देखा है? डैनी कहता है कि नहीं। फिर ये दोनों बुल फाइट देखने के लिए आते हैं। इस बार डैनी कहता है कि तुम क्या करते हो? ये कहता है कि ये एक राज है। डैनी फिर कहता है कि क्या कोई जासूस हो या सरकार के लिए काम करते हो? ये कहता है कि नहीं, तुम समझोगे नहीं। ये फिर कहता है कि ऐसा क्या करते हो? जूलियन कहता है कि देखो, सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा लेकिन मैं लोगों को मारता हूँ और मुझे इसके अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। मेरा कोई घर नहीं है, जहाँ काम मिलता है मैं वहीं रहता हूँ और ना ही कोई मेरा दोस्त है। डैनी को इसके बातों का यकीन नहीं होता। डैनी एक बूढ़े आदमी की तरफ इशारा करके कहता है कि अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि इस आदमी को अभी यहाँ मार देना है, सिर्फ यही नहीं इसकी पूरी फैमिली को, तो क्या ये कर सकोगे? जूलियन कहता है कि क्या तुम्हें देखना है डैनी? डैनी ने कहा कि हाँ। तब जूलियन कहता है कि ठीक है, चलो मेरे साथ। जूलियन डैनी को बुल रेस के पीछे वाले हिस्से में लेके जाता है जहाँ बाथरूम था। वो कहता है कि अपने आसपास देखो क्या है। वो देखता है तो बहुत सारे गार्ड खड़े थे। डैनी कहता है कि मुश्किल हो सकता है, पर जूलियन कहता है कि नहीं, ये जो सारे गार्ड है वो मर्दों को नहीं देख रहे हैं, वो बस खूबसूरत लड़कियों को देख रहे हैं। ऊपर से कोई ऐसा आदमी जो बाथरूम की तरफ जा रहा है, उस पर तो उनकी बिल्कुल भी नज़र नहीं जाएगी। फिर वो कहता है कि हमें भागने का रास्ता भी देखना पड़ेगा ताकि पकड़े ना जाए। इनको एक गेट मिलता है जहाँ लॉक लगा हुआ था। जूलियन कहता है कि इसे तोड़ा जा सकता है और ये अच्छा रास्ता हो सकता है भागने के लिए। फिर ये दोनों सिगरेट खरीदते हैं। इतने देर में वो बूढ़ा आदमी बाथरूम की तरफ आने लगता है। ये दोनों उसका वेट कर ही रहे थे। उसे बाथरूम के पास देखकर जूलियन एक्टिव हो जाता है। डैडी उसे देख रहा था कि ये क्या क्या करता है। सबसे पहले वो एक सिगरेट जलाता है और वहाँ पड़े एक कचरे के डब्बे में आग लगा देता है। डैनी कहता है कि ये क्या किया? ये कहता है कि ताकि पुलिस वालों का ध्यान इस आग को बुझाने में लग जाए और हम अपना काम पूरा कर सके। फिर वो तुरंत बाथरूम के अंदर जाता है और उस बूढ़े आदमी को खोजने लगता है। अब डैडी घबरा जाता है। वो कहता है कि बस बस बहुत हुआ, मैं समझ गया कि तुम कर सकते हो। पर जूलियन कहता है कि नहीं, अब मेरा काम पूरा नहीं हुआ, मैं अपने काम को पहले पूरा करूँगा। मैं अपनी बात से पीछे नहीं हट सकता। तुम्हें देखना था ना, और तुमने मेरी मदद भी की है। डैनी कहता है कि नहीं, चलो यहाँ से। पर जूलियन सीरियस हो जाता है। वो हर दरवाजे को खोल कर देखता है और आखिरकार वो बूढ़ा उसे मिल जाता है। पर जूलियन उसे बस सॉरी कहकर वहाँ से चला जाता है और ये दोनों एक दूसरे पर हंसने लगते हैं। डैनी बहुत डर गया था। जूलियन कहता है कि मैं पागल नहीं हूँ कि किसी को भी मार दूँ। डैनी कहता है कि तुम अच्छे आदमी हो। पर जूलियन कहता है कि देखो, मैंने अपने बारे में सब कुछ बताया, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अच्छा आदमी हूँ, मैं दूसरों को मारता हूँ। अब वो ड्रिंक लेने के लिए रुके। अब इन दोनों में थोड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी, यानी दोस्ती थोड़ी और मजबूत हो गई थी। जूलियन ने अचानक से एक सवाल किया डैनी से कि अगर तुम इस तरह लगातार नाकामयाब होते रहोगे तो तुम्हारी वाइफ जिन कब तक तुम्हारा साथ देगी? पहली बार पूछने पर ये कोई जवाब नहीं देता है, पर दूसरी बार पूछने पर यह कहता है कि मुझे सच में नहीं मालूम कि वो कब तक मेरे साथ है, पर वो अच्छी है। फिर डैनी कहता है कि छोड़ो ये सब, कुछ और बातें करो। तब जूलियन कहता है कि मैंने अभी अभी एक नया काम उठाया है और इस काम को पूरा करने के लिए मुझे तुम्हारी ज़रूरत है।
डैनी कहता है कि तुम मजाक कर रहे हो। ये कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें इसके लिए $50,000 दूंगा, बस तुम्हें पुलिस वालों का ध्यान बांटना है। डैनी कहता है कि नहीं, मैं ये नहीं करूँगा। जूलियन उसे बहुत समझाने की कोशिश करता है, पर वो अपने कान बंद कर लेता है। वो कहता है कि मैं ये नहीं कर सकता। जूलियन की कोशिश बेकार हो जाती है। फिर वो वहाँ से चला जाता है। जाते हुए कहता है कि बस याद रखना कि एक अच्छे दोस्त के साथ कुछ अच्छा समय बिताया। इसके बाद डैनी वहाँ अकेला बैठा हुआ था। डैनी को अपने पार्टनर का मैसेज मिलता है। वो जिस काम के लिए मैक्सिको गया था, जिस मीटिंग के लिए, वो मीटिंग अच्छी तो गई थी, पर वो लोग इसके साथ काम नहीं करना चाहते थे। वो डैनी के साथ एक और मीटिंग करना चाहते थे, यानी ये काम या प्रोजेक्ट उन्हें नहीं मिलने वाला था। डैनी अपने होटल रूम में था, परेशान था, वहाँ बैठकर पी रहा था, क्योंकि पहले से ही उसका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा था। तभी उसे जूलियन की आवाज़ सुनाई देती है। वो कमरे के बाहर आया हुआ था। वो कह रहा था कि डैनी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुमसे मदद नहीं मांगनी चाहिए थी, मैं बेवकूफ़ हूँ। डैनी, दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो डैनी। और ये सीन यहीं कट हो जाता है। अब कहानी को हम 6 महीने आगे देखते हैं। इन 6 महीनों में जूलियन ने अलग अलग शहरों में काम किया, मॉस्को, सिडनी, बुडापेस्ट। जब वो बुडापेस्ट में था तो उसका हैंडलर उससे मिलने आता है, यानी वो बूढ़ा आदमी, एक नए काम को लेकर। जूलियन कहता है कि एक शहर से दूसरे शहर काम कर करके मैं थक गया हूँ, अब मुझे थोड़ा आराम चाहिए। पर हैंडलर कहता है कि नहीं, तुम्हें आराम नहीं मिल सकता। एक बार अगर तुम्हें ये काम मिलना बंद हुआ तो फिर हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। जूलियन कहता है कि ऐसा नहीं होगा। अभी हाल के दिनों में जूलियन से एक गलती हुई, उसका टारगेट मिस हो गया और इसलिए वो आराम करना चाहता था। पर हैंडलर ने कहा कि तुम्हें ये जो काम आया है उसे करना ही होगा। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। जूलियन के पास कोई रास्ता नहीं था, वो काम पूरा करने में लग जाता है। वो अपनी बंदूक लेता है और टॉप पर जाता है, निशाना लगाता है। उसके पास क्लियर शॉट था, पर जब वो मारने के बारे में सोचता है तो उसकी आंखें धुंधली हो जाती है। उसे ऐसा लगा कि वो खुद को ही मार रहा है, और जब उसने फायर किया तो उसका टारगेट मिस हो गया। वो तो हो गया। उसके बाद उसके हैंडलर के पास जो लोग काम लेके आते थे, उन्होंने कहा कि अब जूलियन नोबेल को मरना होगा। हालांकि उसके हैंडलर ने मना किया, क्योंकि वो जूलियन के साथ पिछले 22 सालों से काम कर रहे थे। पर ये दो गलती उस पर भारी पड़ गई। इधर डेनवर में डैनी को देखते हैं, जो अपनी प्यारी सी वाइफ के साथ रह रहा है। रात का समय है, दोनों अपने बेटे हेनरी को याद कर रहे हैं। आज उसके गुजरे 4 साल हो गए थे। दोनों बात कर ही रहे थे कि अचानक डोर बेल बजता है। आधी रात का समय है। ये दोनों सोचते हैं कि अभी कौन होगा। जब ये जाकर के देखता है तो देखता है कि गेट के बाहर जूलियन खड़ा है। पूरे 6 महीने के बाद डैनी को थोड़ा अजीब लगा। इस समय पर उसने उसे अंदर बुलाया। जूलियन ने अपने वाइफ से उसे मिलाया। जूलियन ने उसकी वाइफ से अच्छे से बात की। डैनी ने जब ये पूछा कि तुम इतनी रात को यहाँ पर क्यों हो, जूलियन ने कहा कि मुझे ये नहीं पता कि मैं यहाँ पर क्यों हूँ। जूलियन की वाइफ उसके लिए ड्रिंक लेके आती है। डैनी ने पूछा कि तुमने मेरा घर कैसे खोजा। तब उसने कहा कि तुमने जो कार्ड दिया था, मैंने उसे बहुत संभाल कर रखा था। डैडी ने भी बुल फाइट का वो टिकट अभी तक संभाल कर रखा था। जूलियन को ये बात काफ़ी अच्छी लगी। उसने भी उसे याद रखा। डैनी ने अपनी वाइफ को इसके बारे में सब कुछ बता रखा था। उसने जूलियन से कहा कि क्या तुम मुझे अपना गन दिखा सकते हो। उसने कहा हाँ, क्यों नहीं। उसने अपनी बंदूक दिखाई और दिखाते ही उसकी वाइफ ने बता दिया कि ये कौन सा गन है, यानी उसे बंदूकों में इंटरेस्ट था। जूलियन ने कहा कि डैनी, तुम अच्छे लग रहे हो, तुम्हारी वाइफ भी अच्छी लग रही है, तुम्हारा काम अच्छा चल रहा होगा, और तुम्हें ज़िंदगी में क्या चाहिए। जूलियन ने तब अपने बारे में बताना शुरू किया कि वो एक जिंदा लाश बन चुका है। पिछले कुछ समय से उस पर दौरे पड़ रहे हैं। उसे नहीं पता था कि थकान क्या होती है, पर उसने कहा कि मैं थक चुका हूँ। मुझे एक काम दिया गया था, किसी को मारने का, और उसका पीछा भी कर रहा था। वो इंसान हमेशा एक मार्केट में जाता था। मुझे उसे मारना बहुत मुश्किल नहीं था, पर जब मैं उस इंसान को देखता था तो वो मुझे दिखता ही नहीं था। मुझे कोई छोटा सा बच्चा दिखता था, और वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि
मैं खुद था, मेरा बचपन। पर फिर भी मैंने चाकू निकाला उसे मारने के लिए, पर मैं उसे मार नहीं सका। डैनी ने कहा कि तुम किसी डॉक्टर को दिखा सकते हो, पर उसने कहा कि नहीं, इससे काम नहीं बनेगा। और क्या तुम उन्हें ये नहीं बोल सकते कि अभी मैं थक गया हूँ और मैं काम नहीं कर सकता? जूलियन ने कहा कि नहीं, ये भी नहीं कह सकता, और अभी बुडापेस्ट में जो हुआ इसके बाद तो वो मुझे मार ही देंगे, और इसलिए मैं वहाँ से भाग गया। जैसा कि तुम जानते हो कि मेरा कोई घर नहीं है, बस यही एक घर था जिसके बारे में मैं जानता था, और इसलिए मैं यहाँ आ गया। दोस्तों, ये बातें काफ़ी इमोशनल भरी थी। सब लोग ड्रिंक ले रहे थे। जूलियन ने डैनी से कहा कि क्या तुमने अपनी वाइफ से मेरे बारे में सब कुछ बता दिया? डैनी ने कहा हाँ। और उस रात के बारे में, जब मैं तुम्हारा गेट नॉक कर रहा था और तुमने गेट नहीं खोला? डैनी ने कहा हाँ। इसके बाद जूलियन डैनी से कहता है कि यार बुरा मत मानना, पर क्या मैं तुम्हारी वाइफ के साथ डांस कर सकता हूँ? डैनी ने इसकी इजाज़त दी। दोनों कुछ देर डांस करते हैं। इसके बाद सब सोने चले जाते हैं। रात में जूलियन डैनी के पास जाकर चुपके से उसे उठाता है और उसे बाहर लेके आता है। डैनी कहता है कि तुम इस वक्त मुझे बाहर क्यों लेकर आए? जूलियन कहता है कि मेरी जान खतरे में है और मेरे पास एक ही मौका है, मैं इससे बाहर निकल सकता हूँ, मगर मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। डैनी कहता है कि तुम्हें मेरी ज़रूरत क्यों है? तुम किसी और से मदद ले सकते हो, मैं काम नहीं कर सकता। जूलियन कहता है कि डैनी, हो सकता है कि मेरा आखिरी काम हो, इसके बाद मैं आज़ाद हो जाऊंगा और मैं तुम्हारे अलावा किसी को नहीं जानता, और मेरा एक एहसान भी है तुम्हारे ऊपर। इस बात पर डैनी रेडी हो जाता है जूलियन की मदद करने के लिए। जूलियन कहता है कि हमें आज रात ही निकलना होगा, और ये दोनों पहुंचते हैं टक्सन घोड़ों की रेस में। वहां पहुंचकर दोनों अपने अपने काम में लग जाते हैं। डैनी सिक्योरिटी वालों का ध्यान भटकाता है और जूलियन मौका देखकर बिल्डिंग के ऊपर चला जाता है, जहां से उसे सही निशाना मिल सके, और जाकर वो तैयार होता है। डैनी अपने हाथ में कोल्ड ड्रिंक लेकर आता है और उसे वो ड्रिंक उस आदमी के ऊपर डाल देना था, ताकि जूलियन को मौका मिल सके और वो उसे शूट कर सके। जूलियन के पास क्लियर शॉट था, पर फिर उस आदमी में वो अपने आप को देखता है और वो गोली नहीं चला पाता। इसके बाद डैनी उसके पास जाता है और कहता है कि तुम क्या कर रहे हो? जूलियन रोने लगता है कि मैं मर जाऊंगा, वो लोग मुझे मार देंगे, मुझसे ये काम नहीं हो पा रहा है। डैनी कहता है कि तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो, तुम्हें करना ही होगा, तुम हार नहीं मान सकते। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं तुमसे बातें करूंगा और तुमसे ये काम करवाऊंगा। और डैनी उसे वहाँ से लेके जाता है। थोड़ी देर बाद हम दोनों को फ्लाइट पे बैठे हुए देखते हैं। जूलियन कहता है कि थैंक यू यार, दिल से बोल रहा हूँ, तुम अगर नहीं होते तो ये काम नहीं हो पाता। डैनी हंसता है और कहता है कि पता है मुझे। डैनी कहता है कि वो एहसान अगर तुमने नहीं किया होता तो शायद आज हम यहाँ नहीं होते। दोस्तों, याद होगा 6 महीने पहले की कहानी, जब जूलियन होटल का दरवाज़ा नॉक कर रहा था और डैनी अंदर था। उस रात डैनी ने दरवाज़ा खोला, दोनों साथ बैठे। तब डैनी ने कहा, जूलियन, तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा, और वो ये कि जो कंपनी मेरे कंपटीशन में खड़ी है उसके मालिक को मारना होगा, ताकि ये काम मुझे मिल सके। जूलियन के लिए काम करना बहुत मुश्किल नहीं था, पर उसने इस काम को करने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि डैनी, ये रात का वक्त है, तुम गुस्से में हो, निराश हो, और इसलिए तुम ऐसी बातें कर रहे हो। मैं अगर तुम्हारे लिए ये काम करता हूँ तो तुम अपनी बाकी की ज़िंदगी आराम से नहीं जी सकोगे, तुम अपने हाथ खून से नहीं रंग सकते। याद करो कि कोई तुम्हारा घर पर इंतज़ार कर रहा है। और इसलिए डैनी ने कहा कि तुम उस दिन मेरे अच्छे दोस्त बन गए थे, सबसे अच्छे दोस्त। और इसलिए डैनी ने जूलियन की मदद की, क्योंकि जूलियन अजनबी होते हुए भी डैनी को सही रास्ता दिखाया। डैनी ने कहा कि जूलियन, अब तो तुम्हें कोई डर नहीं है? तो उसने कहा कि नहीं, क्योंकि हमने जिसे मारा वो मेरा बॉस था, जो मुझे मारना चाहता था, पर मैंने उसे ही मार दिया। खैर, अब वो दोनों टैक्सन से आ चुके थे।
डैनी अपने बेटे के पास जाता है क्योंकि आज 4 साल पूरे हुए थे उसे गए हुए, और जूलियन उन दोनों को दूर से देखता है और डैनी की कार पर ग्रीस का टिकट रख कर चला जाता है जब वो अपने बेटे के कब्र के पास थे। और दोस्तों, ये कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।